हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो अगर आपने प्लांक की क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ी हुई तो प्लीज़ वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, E = H म्यू इनकी इक्वेशन, और बहुत सिंपल सी थ्योरी है। हमने बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्मेट के अंदर इसी चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा सो दैट आपको नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल आसान लगेगा। एनीवेज कमिंग बैक, तो इसको शुरू करने से पहले आई स्ट्रांगली बिलीव कि पिछले जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उनका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल पहला ऐसा मॉडल था जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया था एटॉमिक्स मॉडल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला हमने जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, सर जॉन डाल्टन। इनके मॉडल को बिलियार्ड बॉल या फिर सॉलिड बॉल मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि एटम से छोटी कोई चीज़ नहीं होती, एटम इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, इनके बाद आए थे सर जॉन जे थॉमसन। इनके मॉडल को प्लम्स पुरिंग मॉडल कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम के अंदर वैसे बिल्कुल रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, जैसे वाटरमेलन की सीड उसके अंदर उसके ऊपर स्कैटर्ड नहीं होते, उसके रेड वाले पार्ट के ऊपर, उसी तरीके से बिल्कुल। या फिर पुडिंग के ऊपर जो नट्स जैसे होते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन इनके मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हिस मॉडल अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन तो एट लास्ट वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। ठीक है, और वो इमिट करेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल। लेकिन इन रियलिटी आफ्टर डूइंग अ कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूसली क्या चल रहा है तो आपको स्पेक्ट्रा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्पेक्ट्रम आपका, इस स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर्स मॉडल ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आप एक बार स्पेक्ट्रा को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके रिलेटेड भी एक वीडियो है, तो वॉच दैट आउट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब जो फोर्थ मॉडल जो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया, दैट्स नील बोहर्स मॉडल। ठीक है, नील बोहर का मॉडल बेस्ड है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप वो थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी = H म्यू, where E is energy, H is Planck's constant and म्यू is frequency। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब शुरू करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल कैसा मॉडल था, क्यों दिया था। इन्होंने अपना मॉडल दिया था 1913 के अंदर, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई थी 1900 के अंदर। ठीक है, नील बोहर एक डैनिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, यानी कि डेनमार्क के रहने वाले थे। इनका मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं उनकी रेक्टिफिकेशन करता है। ठीक है, इनके मॉडल को नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर सिस्टम मॉडल। ठीक है, इनके मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इनका मॉडल ऐसा है जैसे कि सूरज है। ठीक है, उसके अराउंड प्लैनेट्स जैसे रिवॉल्व करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये जैसे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इनके मॉडल के मेन पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। हर पॉइंट बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। ये टेक्स्ट में बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सो अगर आप इनका फर्स्ट पॉइंट देखो, दैट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। अकॉर्डिंग टू नील बोहर, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, इसलिए बहुत सारा चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर ऑर्बिट रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स को इन्होंने ऑर्बिट्स कहा था। ऑर्बिट, शेल्स, स्टेशनरी लेवल्स एक ही बात है।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स और स्टेशनरी लेवल्स। उसके बाद नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना तो वो एनर्जी इमिट करता है, एज लॉन्ग एज दे आर इन देयर ओन ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के शेल में रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, कहीं और नहीं जा रहा, कहीं ऊपर चला गया, नीचे चला गया, नहीं, अपनी खुद के ऑर्बिट में जब तक वो रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो कोई भी तरीके की एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट्स एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ओन ऑर्बिट्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ठीक है, तो वो अपने लोअर ऑर्बिट से यानी कि ऑर्बिट 1 से वो ऑर्बिट 2 में जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन बहुत ही यहाँ पे बनाते हैं दूसरी, परफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी। अब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि ये N1 यानी कि ऑर्बिट 1 से चला जाएगा ऑर्बिट 2 के अंदर, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी ये इमिट करेगा। ठीक है, इमिट करेगा और दोबारा से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी जब वो लोअर टू हायर ऑर्बिट जाता है, और वाइस वर्सा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी जब वो हायर टू लोअर आता है। ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो इमिट करता है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है तो वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी। अच्छा, उसके बाद एनर्जी जो है, जो एनर्जी इमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी या फिर इमिट कर रहा है एनर्जी, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, अगर आपने प्लांक्स थ्योरी पढ़ी हुई तो आपको ये पॉइंट बहुत आसान लगेगा। अब इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इसका मतलब ये है क्या है, देखो क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो एनर्जी है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है लाइट की फॉर्म के अंदर, ये एनर्जी छोटे छोटे बैग्स के अंदर होती है, पैकेट्स के अंदर होती है। इन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइट है, ये लाइट की एक रे आ रही है, इसके अंदर छोटे छोटे इस तरीके से पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और इन पैकेट को क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, लाइट के केस के अंदर इस क्वांटा को फोटोन कहा जाता है, दैट्स अनदर केस, लेकिन जनरली हम लोग ये जो फॉर्म ऑफ पैकेट्स हैं, यहाँ पे बैग्स ऑफ एनर्जी है, इन्हें क्वांटा कहा जाता है। तो यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आ रही है या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है जो एनर्जी, वो क्वांटाइज्ड होती है, वो एनर्जी पैकेट्स के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो, अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है, अगर तो एनर्जी क्वांटा की फॉर्म के अंदर इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप क्वांटा को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? प्लांक्स इक्वेशन को इस्तेमाल करके। ठीक है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब एनर्जी आप क्वांटा को कैलकुलेट कैसे करोगे? क्वांटा को आप कैलकुलेट कर सकते हो प्लांक्स इक्वेशन से, E इज इक्वल टू h म्यू। ठीक है, जहाँ पे E एनर्जी है, h प्लांक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। h की वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है h की। अच्छा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में है तब तक ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो इमिट करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है या हायर से लोअर में आ रहा है, ठीक है, समझ लो ये N1 है और ये N2 है, इलेक्ट्रॉन गया अपने लोअर से हायर शेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये क्या था? ये आपका था
E1 और ये E2, तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हुआ, तो इसीलिए चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या कितनी एनर्जी इमिट हुई है। सही है, इसीलिए चेंज इन एनर्जी लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है जब दो ऑर्बिट्स के दरमियान वो जंप करता है। ठीक है, 6th पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसे समझना है। इसमें ये कहता है कि ओनली दोज स्टेशनरी लेवल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिट्स पॉजिटिव होती हैं न्यूक्लियस के करीब जिनका एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पर यानी कि वो ऑर्बिट पॉजिटिव होती है जहाँ का इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इंटीग्रल मल्टीपल उसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या 5 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, 4 इंटीग्रल मल्टीपल है 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से इसे समझो। तो यानी कि होल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का, ठीक है, h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई का मतलब है कि एक पूरा सर्कल, ठीक है, यानी कि 360 पूरा ऑर्बिट को 2 पाई कहा जाता है। ठीक है, 2 पाई किसे कहते हैं? पाई यानी कि हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, 2 पाई यानी कि फुल कंप्लीट 360 अ सर्कल एन ऑर्बिट, और लाइक एटम के केस के अंदर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। पहले तो इंटीग्रल मल्टीपल आपको समझ में आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है पहले तो देखो, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हम कहते हैं इस कार का मोमेंटम इतना था, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहते हैं मोमेंटम को। ठीक है, ये तो लीनियर मोमेंटम की बात होती है, लेकिन अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो तो वहाँ पे आप रेडियस को भी काउंट करते हो। ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो ऐसा राउंड फॉर्म के अंदर, ऐसा सर्कुलर मोशन के अंदर हो रहा है, राइट, तो रेडियस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी कुछ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 पाई आ गया। सही है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। अब ये n क्या है? देखो हर ऑर्बिट का अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। सही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे n पुट करते हैं, क्योंकि n हमें बताता है शेल नंबर, यानी कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के करीब वाला n1 है, फिर n2 है, n3 है। ठीक है, इस तरीके से शेल्स को हमने नंबर दिया। जैसे कि हम लोग KLMN करते हैं, तो K क्या है? n1 होता है, L क्या है? n2 है। ठीक है, इस तरीके से शेल नंबर कुछ भी नहीं है, होल नंबर है ये। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। ये इक्वेशन को हम लोग बोहर्स क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसको बोहर्स इक्वेशन नहीं कहते, बोहर्स इक्वेशन एक और इक्वेशन होती है जो हम लोग आगे ड्राइव करेंगे। खैर, तो ये आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स आ जाता है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल इज, यानी कि अगर सेकेंड शेल देखो, यानी कि N2 का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो भी हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, हमें पता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि N जो है वो सेकेंड शेल की बात हो रही है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 आ गया, H/2 पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, H/2 पाई इज द राइट ऑप्शन। तो H/2 पाई ये रहा। सही है, ओके। अब ये टेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, और बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखे हुए हैं। सबसे पहले बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के अंदर, जिन्हें शेल्स कहा जाता है या ऑर्बिट्स कहा जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट
ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। ये ऑर्बिट ऐसे ऐसे नहीं होते या फिर इनकी शेप चेंज नहीं होती, दे आर फिक्स्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल 1 का इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड है शेल 1 के अंदर ही घूमने के लिए, ठीक है। इन्हें शेल्स, ऑर्बिट्स एंड स्टेशनरी स्टेट्स या लेवल भी कहा जाता है। हर ऑर्बिट हमें एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल दिखाता है, इसीलिए इन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। जैसे कि अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे करीब यानी कि N1 शेल 1 की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, ठीक है। जितना आप न्यूक्लियस के करीब जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हर शेल का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है। सबसे दूर न्यूक्लियस से सबसे दूर शेल जो है उसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगी, सही है। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर रह सकता है अगर वो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूमता है। ऐसा नहीं कि वो बार बार जंप कर रहे हैं सेकंड शेल से लोअर शेल से, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन को तो वो एक्साइट हो जाता है, ऊपर हायर ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से नीचे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमें क्वांटाइज एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मैक्स प्लांक ने क्या किया था, ये कहा था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन नील बोहर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यस, और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जो निकल रही है वो भी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो बोहर ने एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि उनके एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनर्जी लेवल के दरमियान, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन एनर्जी लेवल्स, लोअर से हायर में जा रहा है, ठीक है, या तो वो एनर्जी गेन करेगा या तो वो एनर्जी लूज़ करेगा। और जो एनर्जी लूज़ होगी या गेन होगी वो क्वांटा की फॉर्म के अंदर होगी, डिस्क्रीट यूनिट्स पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर्म के अंदर होगी, ठीक है। यानी कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का। एक्साइटेड ग्राउंड क्या मतलब है, देखो, द लोएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इज द ग्राउंड स्टेट। अगर शेल 1 का इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट 1 का इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे है, तो उसकी इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट 1 N1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, इसको मैंने एनर्जी दी, अब इसके पास ये एक्साइट हो गया, फिर ये N2 के ऊपर आ गया, तो इसके लिए ये स्टेट क्या है, N2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी वो अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल को क्या कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया N2 का, ठीक है। N2 क्या था, उस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन दोबारा से थोड़ी देर बाद अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो इमिट कर देंगे लाइट की फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद इमिशन और एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसका मतलब क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ऑर्बिट्स के दरमियान, यानी कि N1 से N2 में जा रहा है, N2 से N1 में आ रहा है, नॉट ओनली N1 एंड N2, किसी भी एनर्जी लेवल के दरमियान में जो की जो एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये एनर्जी जब इमिट या एब्जॉर्ब होती है ये या तो इमिशन स्पेक्ट्रम की फॉर्म के अंदर होगी या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की फॉर्म के अंदर होगी। अब ये दोनों स्पेक्ट्रा की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रा है, हमने कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ा था डिटेल के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी एक तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वो या तो इमिशन स्पेक्ट्रम होगी जब वो इमिट करेगा, या तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगी। इन दोनों स्पेक्ट्रास की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। और उनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रा होता है, या तो एब्जॉर्प्शन या इमिशन। खैर, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक और डिफरेंट हमें एक पर्टिकुलर वीडियो करना चाहिए। तो
इसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझ लेंगे अच्छे से। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ग्राउंड लेवल क्या है, इसका एक्साइटेड स्टेट क्या है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। इसको हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, उसके बाद नील बोहर्स मॉडल ऑल्सो हैड लिमिटेशंस, ठीक है। नील बोहर के आज जो हम लोग मॉडल इस्तेमाल करते हैं दैट्स नॉट नील बोहर्स मॉडल, ठीक है। नील बोहर के मॉडल में भी लिमिटेशंस थी। तो जैसे कि नील बोहर के मॉडल के अंदर लिमिटेशंस थी, स्पेशली व्हेन अप्लाई टू एटम्स विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। इनका जो मॉडल है वो अच्छे से बैठता है 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के एटम पे परफेक्ट नील बोहर का एटॉमिक मॉडल अप्लाई होता है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है स्पेशली जब आप इनका मॉडल अप्लाई करते हो एक ऐसे एलिमेंट के ऊपर जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लेक्स एटम्स है, फॉर एग्जांपल बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स एटम है, लेड का एटम हुआ, या फिर नियॉन, इस तरीके के जो एटम्स हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम वगैरह सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स। तो जब आप ये देखते हो तो इनका जो मॉडल है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एटम, ठीक है। इट डज नॉट फुली एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स एटम, ठीक है, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर द वेव लाइक नेचर ऑफ पार्टिकल्स एज डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। और इनका मॉडल हमें अच्छे से ये भी नहीं बताता कि जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने को मिलता है कि पार्टिकल्स का वेव लाइक नेचर भी हो सकता है और वेव का पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि नील बोहर का मॉडल सही से एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद भी, डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस, the Bohr model was a significant step in understanding the structure of atoms and laid the foundation of further developments in quantum mechanics. इनका मॉडल एक टर्निंग पॉइंट था, एक माइलस्टोन था, क्योंकि इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन यानी कि बुनियाद रखी थी इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था इनका मॉडल। आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नील बोहर के मॉडल से बहुत जितनी भी डेरिवेशंस हैं, जैसे कि एनर्जी चेंज, एनर्जी, हाइड्रोजन एटम का रेडियस वगैरह, जो भी जितनी भी डेरिवेशंस है, कुछ 6-7 डेरिवेशंस हैं नील बोहर के मॉडल की, वो हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे। हर एक डेरिवेशन को डिटेल के अंदर देखेंगे बट इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। सो या